Hello everyone, how are you? आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आधुनिक पीढ़ी और प्राचीन पीढ़ी के बीच में किस तरह का एक अंतर देखने को मिलता है। आपको दिखाई दे रहा है जो चैप्टर है उसका नाम है अ रूम 10x8। मतलब कमरे को लेकर जो लेखक है हमारे के.एस. दुग्गल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक व्यंग तैयार किया है जो दो पीढ़ियों के बीच का जो सोच है, विचारधारा है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आइए हम जानते हैं इस चैप्टर के माध्यम से जो के.एस. दुग्गल हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहले के.एस. दुग्गल इज़ रिनाउंड इंडियन राइटर। के.एस. दुग्गल एक बहुत जाने माने भारतीय लेखक हैं हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विद इक्वल ईज। मतलब दोनों भाषाओं में आराम से लिखते हैं, अंग्रेजी के साथ साथ पंजाबी भाषा में। ही इज़ वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक, बहुआयामी, बहुगुणी प्रतिभा के धनी हैं। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस, और एक लेखक के रूप में उनका जो कार्य है बहुत व्यापक है। एंड वैल्यूबल, मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। ही हैज़ पेन मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा छोटी कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें 10 नॉवेल्स हैं, 10 उपन्यास लिखे, 50 शॉर्ट प्लेज, 50 लघु नाटक लिखे, 7 प्लेज बिसाइड सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और 7 उन्होंने और नाटक लिखे। इसके अलावा कुछ और साहित्यिक आलोचना से संबंधित कार्य, एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स, और 2 संग्रह उनके काव्य के हैं। एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और एक उनकी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ही इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, और वो कुछ प्रतिष्ठित सम्मान के प्राप्त करता है। एंड इज़ ऑल्सो बीन डिकोरेटेड विद पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इस जो चैप्टर है हमारा अ रूम 10x8, उनके राइटर के.एस. दुग्गल साहब के बारे में था। अब आइए जानते हैं इस जो चैप्टर है उसके बारे में। दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। अभी जैसे हमने आपसे बात की, ये जो चैप्टर है जनरेशन गैप, जो पीढ़ियों के जो बीच अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में है। विच इज़ इमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक, जो हमारे समाज में एक गंभीर धमकी, चुनौती के रूप में ये बढ़ रहा है। जो सामाजिक ताना बाना है, जो संबंध जुड़े हुए हैं उनके बीच में एक थ्रेट, धमकी लेके आ रहा है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कॉम्प्लेक्सिस, possessiveness, lack of proper understanding and mutual love and care can widen this gap। और किस प्रकार से इस जो कहानी है उसमें बताया गया है कि जो चिड़चिड़ापन है, अधिकार, अपने पास सभी चीज़ों के अधिकार रखने की आदत, और उचित समझ की कमी, या यूँ कहिए पारस्परिक प्रेम की कमी, और देखभाल एक दूसरे को करने की कमी, ये सब इस गैप को, इस खाई को और बढ़ा रहा है। द राइटर वॉइसेस इज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ऑन पेरेंट्स। लेखक आवाज़ उठाता है यहाँ, अपनी गंभीर विचारधारा रखता है उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के ऊपर जिसमें दुर्व्यवहार किया जाता है अपने खुद के माता पिता के प्रति, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के प्रति, बाय
द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। और किन लोगों के द्वारा? जो अपने आप को आधुनिक सभ्य समाज कहते हैं, उन लोगों के द्वारा अपने ही माता पिता, अपने ही दादा दादी का अपमान किया जाता है। It is a thought-provoking story written in a satirical way। और ये एक बहुत ही विचारों को उद्वेलित जगाने वाली कहानी है जो एक व्यंग के रूप में लिखी गई है। किस प्रकार से इसमें व्यंग कसा गया है केएस दुग्गल के माध्यम से। लेकिन बिफोर गोइंग थ्रू दिस स्टोरी वी नीड टू नो इट्स ग्लोसरी। इसका जो ग्लोसरी है, शब्दकोश है, वो हमें जानने की आवश्यकता है। लेट्स नो, आइए पता करते हैं। इसमें जो वर्ड है, एक फर्स्ट वर्ड आएगा ड्राफ्ट, जो नाउन है। अब ड्राफ्ट नाउन के रूप में जब यूज होता है तो एक क्या होता है? आउटलाइन, प्लान और एन इनिशियल वर्जन ऑफ ए लेटर। कोई पत्र है, उसका प्रारंभिक एक आरेख, लेखा जोखा जो तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं बुक का, किसी पुस्तक का, स्पीच का, भाषण का, और ड्राइंग ऑफ समथिंग, या किसी कोई चित्र बनाना है, उसका पहले से एक कच्चा चित्र बनाना है। रजिस्टर ये वर्ब है जिसका मतलब यहाँ है टू एक्सप्रेस और शो फीलिंग्स अबाउट समथिंग। मतलब किसी चीज़ को लेकर अपनी जो विचारधारा है, भावना है, उसको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। मेक एन इम्प्रेशन ऑन ए पर्सनस माइंड। और दूसरा जो कोई व्यक्ति है उसके दिमाग में अपने प्रभाव छाप छोड़ना। इंगेज ये भी वर्ब है। इसका मतलब है हायर समवन और इज सर्विसेज। मतलब किसी आदमी को अपने पास रखना, मतलब पैसे के बदले, किराए पे जो, या उसको बदले में जो मजदूरी देंगे या उसकी जो सेवाएं हैं उसको हायर करना, किराए पे लेना। एडजेसेंट ये एडजेक्टिव है, विशेषण। इसका मतलब है सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आसपास, मतलब पड़ोस वाला कोई कमरा हो, उस प्रकार से। इनफॉर्म एडजेक्टिव विशेषण है। फिजिकली वीक थ्रू ओल्ड एज, मतलब ये शारीरिक रूप से जब अवस्था बढ़ती जाती है इंसान की तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसको कहते हैं इनफॉर्म। कमोडियस ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है स्पीशियस और रोमी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। टू क्वाइटन डाउन। टू क्वाइटन डाउन से मतलब है टू काम डाउन और बिकम लेस नॉइजी, मतलब शांत किसी चीज़ को करना। कल्टिवेट ये वर्ब है। बिहेव पोलाइटली एंड डिसेंटली, बहुत ही सभ्य तरीके से, शालीनता से व्यवहार करना। रिक्विजिशंट ये भी वर्ब है। डिमांडेड द यूज ऑफ, किसी के उपयोग के बारे में जानकारी लेना। इंसेस्टेंटली ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जिसका मतलब है कंटिन्यूअली, सीजलेसली, मतलब बिना रुके, लगातार। ड्रेंच्ड ये एडजेक्टिव है। थ्रूली वेट, मतलब पूरी तरह से कोई पानी के माध्यम से भीग गया हो तो उसको ड्रेंच कहते हैं। कंटेनमेंट ये नाउन है जिसका मतलब है संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन। जैबरिंग ये वर्ब है। टॉक एंथुजियास्टिकली एंड क्विकली, मतलब बहुत ही जोश या तेजी से, दोनों को मिला के तेज या जोश के साथ बोलना, बात करना। अकम्प्लिश्ड ये वर्ब एंड एडजेक्टिव दोनों होती है। अचीव्ड प्राप्त किया हुआ। क्लेवर और स्किल या कोई चतुर, कुशल व्यक्ति के बारे में। बॉल रूम डांसिंग ये नाउन है। डांसिंग इन अ वेरी बिग हॉल इन पेयर, मतलब जोड़े के रूप में बहुत बड़े हॉल में डांस करना, उसको हम कहेंगे बॉल रूम डांसिंग। हॉल ये वर्ब है। टू कैरी समथिंग हैवी फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर विद ग्रेट एफर्ट। हॉल का मतलब क्या है कि किसी कोई भारी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी ही
कोशिश के साथ लेकर जाना। फीलिंग अ रेंच इन हार्ट, फीलिंग एक्सेसिवली सैड, फीलिंग ए रेंच इन हार्ट से मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत से वर्ड्स को मिला के जो वर्ब बनती है या वर्ड बनता है उसको फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल वर्ड कहते हैं। फीलिंग एक्सेसिवली सैड, बहुत अत्यधिक रूप से दुख महसूस करना। एपेटाइट ये नाउन है, अ नेचुरल क्रेविंग फॉर फूड, मतलब भूख के प्रति, जो भोजन है उसके प्रति इच्छा होना, मतलब भूख। ड्रोजी एडजेक्टिव, स्लीपी नींद। एंड एक वर्ड है इको, इको जो वर्ब है जिससे मतलब है साउंड, जो कोई चीज़ फिर से गूंजती है उसको रीसाउंड कहते हैं। इको मतलब जैसे कोई चिल्लाते हैं पहाड़ से तो फिर से वही आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ हमें फिर से सुनाई देती है, उसी को हम इको कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जनरेशन गैप के बारे में जानते हैं। केएस दुग्गल जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, जो उन्होंने सटायरिकल वैन में इस स्टोरी को लिखा है, थोड़ा पैराग्राफ आज देखते हैं, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ नेक्स्ट टाइम। स्टोरी किस प्रकार से स्टार्ट होती है, डायलॉग है उसमें, एक जो हाउस होल्डर है एंड आर्किटेक्चर उसके बीच। This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft plan lying on the table before them. मिसिज मलिक ने एक जो स्क्वायर है, वर्गाकार जो कागज़ का टुकड़ा है, ड्राफ्ट खाका प्लान जिस पे कच्चा चित्र बना हुआ है, जो टेबल पे रखा हुआ है, बिफोर देम उनके सामने, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा उसने, दिस रूम माइट बी 10 by 8, कि ये जो कक्ष है ये 10 गुणा 8, कि इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 10 गुणा 8 में होनी चाहिए। ये किसने कहा? मिसिस मलिक ने। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन, और ये जो सजेशन था, सुझाव था, ये पहली बार नहीं था, ये सुझाव तीसरी बार दिया गया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिज़ाइन द हाउस। ऐसा लगा कि जैसे ना तो उसके हस्बैंड पति ने और ना ही जो आर्किटेक्ट थे, जो नक्शा बनाने वाले थे, जो घर के जो डिज़ाइन है, आकार है, उसमें व्यस्त थे, उन्होंने उसको ध्यान दिया हो, अपने बात जो थी उसको अपने दिमाग में लियो। द मलिक्स, इसमें जो मलिक्स है, मलिक उसके बाद एस है, ये है फैमिली से संबंधित वर्ड, परिवार के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एस ऐड करते हैं। द मलिक्स मतलब मलिक परिवार। वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक परिवार दिल्ली में अपना खुद का घर उसके पास होने वाला था, मिलने वाला था, बनाने की योजना चल रही थी। दे हैड परचेज अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। उन्होंने कुछ समय पहले बहुत ही रिहायशी जो कॉलोनी है उसमें एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब जैसा कि उनकी वापस दिल्ली में नियुक्ति हो गई थी, दे थॉट, उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि उनको अब अपना खुद के घर का निर्माण करवा सकते थे। इन अ हार्ट ऑफ हार्ट्स, मिसिज मलिक, तो मिसिज मलिक है, उनके मन में बहुत गहराई से ऑल्सो डिसाइडेड दैट, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब घर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो वापस दिल्ली में ही निवास करेगी, वहीं ठहरेगी। इफ़ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके पति का जो ट्रांसफ़र है, तबादला, वो कहीं दूसरी जगह हो जाए, तब भी वो दिल्ली में ही निवास
करेगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, उनकी जो बदली थी, तबादला था, उसको लेके वो काफ़ी परेशान थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, हर वर्ष उनको एक नए स्थान पर भेज दिया जाता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब जैसा कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब उनको एक स्कूल से दूसरी स्कूल में भेजने की इच्छा भी नहीं थी, जो उनकी पढ़ाई के लिए बाधक साबित हो सकता था। मिसेस मलिक सेड, मिसेस मलिक ने कहा, इफ़ यू मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, और यदि उनका ट्रांसफ़र हो तो मिस्टर मलिक अकेले ही वहाँ जा सकते थे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों के साथ स्थायी रूप से दिल्ली में ही निवास करेगी, बसेगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और उनके पास उनके साथ के लिए, उनकी कंपनी के लिए उनके पास उनकी मदर इन लॉ थी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक ने इसका कोई विरोध व्यक्त नहीं किया, उन्होंने अपनी सहमति जाहिर कर दी। दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने वही बात फिर से दोहराई कि ये जो कक्ष है ये 10x8 के आकार का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, और उनके पति पास के ही कक्ष में टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, जो आर्किटेक्ट थे, नक्शा बनाने वाले, उन्होंने मिसेस मलिक से कहा, लेकिन ये तो एक स्टोर है, भंडार गृह है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, हाँ लेकिन मैंने सोचा है कि ये मेरी जो मदर इन लॉ है, सास है, उनका कमरा बन सकता है। एंड आफ्टर, और उनके बाद, इट माइट बी यूज एज अ स्टोर रूम, और उनके मतलब जाने के बाद ये स्टोर रूम भंडार गृह के रूप में काम में लिया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को लगा जैसे कुछ समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। ही लुक्ड पजल बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, भौचक्का हुआ मिसेस मलिक का जो ऑब्जर्वेशन था, उनका जो निरीक्षण था, उसको देखकर। अब जो बाकी की जो इसका जो जनरेशन गैप के बारे में स्टोरी है, उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो हैव ए गुड टाइम स्टूडेंट्स, थैंक्स।